Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? So I hope I just hope that you are fine and safe. तो आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था. हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की थी. आपको मैंने सबसे पहले ब्रीफ हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन दिया था कि जो पुराने ज़माने के केमिस्ट थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में क्या सोचते थे, उनकी क्या थॉट थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन क्या होता है, फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक से किस तरह डिस्क्रिमिनेट करते थे. उसके बाद आपको मैंने वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बताया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी हमें क्या बताती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पुराने ज़माने के जो लोग थे वो सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इनऑर्गेनिक से कभी नहीं बन सकते, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक से ही बन सकते हैं, उन्हें इनऑर्गेनिक से कभी नहीं बनाया जा सकता. तो इस चीज़ को उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया था. और फिर बाद में जो फ्रेडरिक वोहलर एक साइंटिस्ट था उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था. कैसे कि उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना के दिखाया था एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया था जिसको उसने बनाया था अमोनियम साइनेट जो कि एक मिनरल है उससे. उसके बाद मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो डेफिनेशन भी दी थी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि बेसिकली मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है. ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को. हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपसे कहा था कि ये वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड होती है. तमाम हाइड्रोकार्बन्स और आगे उनसे बनने वाले और हाइड्रोकार्बन्स, ऑल दीज थिंग्स आर कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. और वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, डेफिनेटली उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है. देन आपको याद होगा उसके बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी. मैंने आपको कार्बन की पर्टिकुलर नेचर के बारे में बताया था. इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अपने नेचर में कैसे होते हैं. वो हमने कहा था कि वो कोवलेंट होते हैं. इसके अलावा हमने होमोलोगस सीरीज डिस्कस की थी. आपको मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बताया था. आइसोमेरिज्म का फिनोमिना क्या होता है इसको मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया था. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है. वो क्यों होती है आपको ये भी बताया था, क्योंकि वो अपनी नेचर में कोवलेंट होते हैं. इसके बाद मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया था कि वो जाहिर सी बात है लाइक डिसॉल्व लाइक रूल को अगर हम फॉलो करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पानी में, वाटर में इनसॉल्युबल हैं, लेकिन वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. फॉर एग्जांपल बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर. ये सारी डिस्कशन वो थी जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं. आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस करनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इम्पोर्टेंस क्या है. आज हमने डिस्कस करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं और किस तरह इम्पॉर्टेंट है. तो जनाब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इम्पॉर्टेंस के बारे में हम ये कहेंगे कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इतने वो इम्पॉर्टेंट है कि हम उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि उनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि हम उसे एक लेक्चर में कम्प्लीटली समअप भी नहीं कर सकते. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं. अच्छा, किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इंक्लूडिंग आवर ओन बॉडीज़, मतलब अगर हम अपनी बात भी करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, वो ऑल केमिकल रिएक्शंस आर ऑर्गेनिक इन नेचर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि लिविंग सिस्टम्स में, यानी कि ह्यूमन बॉडीज़ में ही बात कर लें कि वो कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जो लिविंग सिस्टम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. वो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं. एक होते हैं कैटाबॉलिज्म, आपको डेफिनेटली मालूम होगा, और दूसरे एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल्स में. ठीक है. जो बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं. और जो दूसरा केमिकल रिएक्शन जो लिविंग सिस्टम में होता है वो एनाबॉलिज्म है. और एनाबॉलिज्म में उसका कैटाबॉलिज्म का टोटली ऑपोजिट है. एनाबॉलिज्म में जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं, ज्वाइंट होकर वो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपको देते हैं. और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को कलेक्टिवली मिलाकर हम इसे मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं. तो आपको मैं ये बताना चाह रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. उनकी इंपॉर्टेंस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि उसे पूरा का पूरा हम समअप भी नहीं कर सकते. तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस को हम 3 पॉइंट्स में बयान करेंगे. जो पहला पॉइंट है इसका वो ये, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो आप इसमें 3 पॉइंट्स देंगे, जिसमें नंबर 1 आप ये लिखेंगे कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग सिस्टम में, ह्यूमन बॉडीज़ में होते हैं वो ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर. वो केमिकल रिएक्शंस कौन से हैं? वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है, जिसे कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. और ये कैसे अपनी नेचर में ऑर्गेनिक हैं? क्योंकि इनमें लाइफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. इन केमिकल रिएक्शंस के जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, वो रिएक्टेंट्स भी ऑर्गेनिक हैं, वो प्रोडक्ट्स भी ऑर्गेनिक हैं.
क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इन केमिकल रिएक्शन के? डेफिनेटली प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, और जाहिर सी बात है ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक हैं क्योंकि इनमें थाउजेंड्स ऑफ कार्बन मौजूद होते हैं, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। तो पहला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो ये है कि ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग आवर ओन बॉडीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर। सेकंड जो हम पॉइंट देंगे वो हम ये देंगे कि अब हम अपनी बात करते हैं। अब हमने अपने अंदर मतलब ह्यूमन सिस्टम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर के रिएक्शंस की बात कर ली। अब हम ये बात करते हैं कि हम जिंदा कैसे रहते हैं। हम जिंदा ऐसे रहते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत है, हमें जो है वो क्लॉथिंग की ज़रूरत है, ठीक है, और इसके अलावा हमें मेडिसिन की ज़रूरत है। ऑल दीज बेसिक थिंग्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। कैसे? फूड में क्या मौजूद है, हमारी फूड में क्या है? डेफिनेटली हमारी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो अभी हमने ऊपर बात की कि ऑल दीज पॉलीमर्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। तो इसका मतलब है हमारा फूड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद क्लॉथिंग, जो क्लॉथ्स होते हैं, जो हम कहते हैं जो फैब्रिक्स जो हैं, फैब्रिक भी हमारे पास ऑर्गेनिक है। कॉटन क्या है? ऑर्गेनिक है। इसके अलावा जो आपके पॉलीएस्टर जिसे हम शिफॉन कहते हैं वो जो ये डेफिनेटली एक फैब्रिक है और ये भी अपनी नेचर में ऑर्गेनिक है। तो गोया हमारी क्लॉथिंग भी ऑर्गेनिक है, हमारे जो कपड़े का जो फाइबर है वो भी ऑर्गेनिक in नेचर है। उसके बाद मेडिसिन्स भी, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स आर ऑर्गेनिक in नेचर। एग्जांपल अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी दूं तो डिस्प्रिन जो कि हमारी हेडेक की, सर के दर्द की मेडिसिन है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मेडिसिन्स आर ऑर्गेनिक in नेचर, फूड इज़ ऑर्गेनिक in नेचर, क्लॉथिंग इज़ ऑर्गेनिक in नेचर। तो ये हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस का सेकेंड पॉइंट हो गया। देन हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब आपको मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड थाउजेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आजकल प्रिपेयर हो रहे हैं। तो जब आपको मालूम है जो चीज़ खुद से प्रिपेयर हम करते हैं हम उसे सिंथेटिक कहते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं। आपको पता है क्या क्या प्रिपेयर हो रहे हैं? मेडिसिन हम खुद बना रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स हम खुद बना रहे हैं। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव वो सब्सटेंस होता है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ख़राब होने से बचाने के लिए। मतलब प्रिजर्वेटिव वो सब्सटेंस है जो कि हम यूज़ करते हैं कि हम अपने फूड को प्रोटेक्ट कर दें, हम वुड को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को डिके से, डिकम्पोजिशन से, ख़राब होने से बचाने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उसे प्रिजर्वेटिव कहते हैं। प्रिजर्वेटिव भी ऑर्गेनिक इन नेचर है, ये खुद आजकल इंडस्ट्रीज़ में बन रहे हैं। पेंट्स, वार्निशेस, ये वो ऑयली लेयर्स होती हैं जो कि हम लगाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, मतलब वुड के ऊपर लगा लें, किसी आयरन के ऊपर लगा लें। मतलब पेंट और वार्निश वो ऑयली लेयर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ड्राई चीज़ों को ड्राई होने से बचाने के लिए, सरफेसेस को ड्राई होने से बचाने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए। तो ये जो पेंट्स और वार्निशेस हैं ये भी अपनी नेचर में ऑर्गेनिक हैं। टेक्सटाइल फाइबर्स, ऊपर अभी हमने बात की थी, कॉटन जो फाइबर है ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। जो पॉलीएस्टर है जिसे हम शिफॉन कहते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो हमारी जो क्लॉथिंग है वो भी ऑर्गेनिक है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं आपको अच्छे से मालूम है। क्रॉप्स की, फसलों की अच्छी यील्ड के लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। ऑल द फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स जो हैं दीज आर द सब्सटेंस विच हार्म द पेस्ट, ठीक है। पेस्ट को ख़त्म करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होता है वो पेस्टिसाइड कहलाता है। और आपको मालूम है पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी फसलों को ख़राब करते हैं। तो पेस्टिसाइड जो हैं ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। डिटर्जेंट्स मतलब सर्फ वगैरह जैसे हो गया, सोप्स हो गए, ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। कॉस्मेटिक्स, डाइज, ऑल दीज थिंग्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। अब आप ये देखें इस पूरी लिस्ट में हमने उन तमाम चीज़ों को कवर कर दिया जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रही हैं। हम अपनी डेली लाइफ में इन तमाम चीज़ों के मोहताज हैं। प्लास्टिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉलीमर, ठीक है, और प्लास्टिक भी अपनी नेचर में ऑर्गेनिक है। इसके अलावा सिंथेटिक रबर क्या होता है? सिंथेटिक रबर जो है, सिंथेटिक आर्टिफिशियल को कहते हैं। तो सिंथेटिक रबर जो है ये वो आर्टिफिशियल रबर है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। और ये कहाँ यूज़ होती है? ये यूज़ होती है डोर्स में, मतलब दरवाज़ों में, विंडोज़ में, खिड़कियों में। इसके अलावा जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं उसमें भी यूज़ होती है। तो ऑल दीज थिंग जो मैंने अभी पूरी लिस्ट गिनवाई है, प्लास्टिक हो गया, सिंथेटिक रबर, प्रिजर्वेटिव, पेंट, वार्निश, टेक्सटाइलिक फाइबर्स, इसके अलावा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, मेडिसिन, डिटर्जेंट्स, ऑल दीज थिंग्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। सबको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है।
हम अपनी डेली लाइफ में इन तमाम चीज़ों के मोहताज हैं। तो गोया मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे इर्द गिर्द इतने ज़्यादा मौजूद हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इन्हें कवर करना भी मुश्किल है। और आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये इतने पॉपुलर अब हो गए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने नेचुरल की जगह ले ली है। अब पहले जो फर्नीचर यूज़ होता था, बल्कि अभी भी खैर यूज़ होता है, वुड का फर्नीचर। अब आपको अच्छे से पता है वुड एक नेचुरल चीज़ है। डेफिनेटली आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। तो वुड फर्नीचर की जगह अब किसने ले लिया? प्लास्टिक ने ले लिया। अब आज का प्लास्टिक के बड़े खूबसूरत से डिज़ाइंस में फर्नीचर आ गया है। तो प्लास्टिक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आर्टिफिशियल है, जो हम खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। वुड डेफिनेटली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि नेचुरल है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरह जो आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इन्होंने नेचुरल को भी कवर कर दिया है, बल्कि नेचुरल चीज़ों की कमी जो है वो आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने काफ़ी हद तक पूरी कर दी है। तो इस टॉपिक में आपने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस कदर इंपॉर्टेंट हैं। हमने उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस को हमने 3 पॉइंट्स में उसे कवर अप कर दिया। देन हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज अगर हम थोड़ा सा बहुत प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने कहा था कि प्रीवियस जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ओरिजिन था, हमने उन्हें कहा था कि वो लिविंग थिंग्स थी। और लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। तो जनाब प्लांट्स और एनिमल्स जो बहुत कई हज़ार करोड़ साल पहले के जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बात है ख़त्म हो गए, गिर गए, ज़मीन में दब गए। फिर और उनकी जगह प्लांट्स निकले, प्लांट्स और एनिमल्स, जाहिर सी बात है फिर वो डिके हुआ उनका, वो ज़मीन में दब गए। तो ये प्लांट्स और एनिमल जो हैं जो कि वक्त के साथ साथ दफन होते गए, ज़मीन में ख़त्म होकर ज़मीन में दब गए। जब वो दब गए तो उनकी जो डेड रिमेन्स थी, यानी कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स दीज आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। और ये कौन कौन से सोर्सेज हैं? 3 हैं। नंबर 1 पेट्रोलियम, नंबर सेकेंडली कोल, एंड थर्ड नेचुरल गैस। यानी कि हम अब ये बात करेंगे कि जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। सॉलिड फॉर्म में इसे कोल कहा जाता है, लिक्विड फॉर्म इसे पेट्रोलियम कहा जाता है, गैशियस फॉर्म इसे नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉलिड फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी कि सॉलिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम डिस्कस करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? कोल। अब इसमें आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, कोयला कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपको मैं बता दूं कोल जो है ये किस तरह बना है। ये डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स से बना है। ठीक है, वुड से बना है। तो कोई 500 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब बहुत लाखों करोड़ों साल पहले जो ज़मीन पर जो दरख्त थे, जो प्लांट्स थे, जब वो ख़त्म हो गए तो वो ज़मीन में दब गए। जब वो ज़मीन में दब गए तो डेड रिमेन्स ऑफ वुड पर, जाहिर सी बात है ये ज़मीन में लकड़ी ज़मीन में दब गई। तो ज़मीन के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो उस वुड पर बैक्टीरियल रिएक्शंस भी हुए, उस वुड पर केमिकल रिएक्शन भी हुए। अब जाहिर सी बात है ज़मीन में दबी हुई थी वुड, तो वुड में टेम्परेचर भी हाई था, प्रेशर भी हाई था। तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन से ये जो वुड थी ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हुई पीट में। पीट जो है दिस इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ कोल। ये कोयले की सबसे पहली, कोयला बनने की सबसे पहली फॉर्म है। लेकिन हम इसे कोयला हरगिज़ नहीं कह सकते, हम इसे कोल नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोल। ठीक है, और ये सॉफ्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ये उसके बाद फिर मज़ीद कई हज़ार साल गुजरे, आहिस्ता आहिस्ता अब ये पीट जो थी इस पर फिर वही बात, बैक्टीरियल रिएक्शंस हुए, केमिकल रिएक्शन हुआ, अंदर ज़मीन के अंदर टेम्परेचर हाई था, प्रेशर हाई था। पीट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों की वजूहात की बिना पर पीट कन्वर्ट हुआ लिग्नाइट में। लिग्नाइट जो है इसे हम कोयला कह सकते हैं। लिग्नाइट जो है ये ब्राउन कलर का होता है और इसमें जो कार्बन है, इसमें कार्बन की परसेंटेज लिग्नाइट में 46 से 60% होती है। आपको मैं यहीं पर एक बात बता दूं, जितनी कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगी कोल उतना ही बेस्ट क्वालिटी का होगा, उतनी ही गुड क्वालिटी का होगा। अब लिग्नाइट जो है अभी भी हमारा कोयला पूरा नहीं बना है, लेकिन स्टार्ट बहरहाल हो चुका है। लिग्नाइट पर मज़ीद जाहिर सी बात है फिर वही बात, बैक्टीरियल रिएक्शन भी हुए, केमिकल रिएक्शन भी हुए, टेम्परेचर भी हाई था, प्रेशर भी हाई था। लिग्नाइट कन्वर्ट हुआ बिटुमिनस कोल में। बिटुमिनस कोल में अब कार्बन की परसेंटेज मज़ीद बढ़ गई है। 46 से 60% लिग्नाइट में थी, 60 से 86% जो है वो मौजूद है बिटुमिनस कोल में।
फिर वही बात, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन से आखिरकार बिटुमिनस कोल जो है वो कन्वर्ट होता है एंथ्रासाइट में। जी जनाब, एंथ्रासाइट इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ कोल। इसमें कार्बन की परसेंटेज मैक्सिमम होती है 86 से 98%। और एंथ्रासाइट के बारे में हम कहते हैं कि जो आजकल हमें मॉडर्न कोयला देखने को मिलता है ब्लैक कलर का, वो बेसिकली एंथ्रासाइट ही है। अब मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि जो पूरी मैंने आपको सीरीज़ बताई है, जो आपको मैंने बताया कि जी वुड कन्वर्ट हुआ पीट में, फिर पीट कन्वर्ट हुआ लिग्नाइट में, लिग्नाइट कन्वर्ट हुआ बिटुमिनस कोल में, बिटुमिनस कोल जो है वो फाइनली कन्वर्ट हुआ एंथ्रासाइट में। तो ये एकदम नहीं हो गया, ये पूरा प्रोसेस जो है वो बड़ा स्लो प्रोसेस था, आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत साल लगे, बहुत टाइम लगा। पीट कन्वर्ट हुआ लिग्नाइट में, लिग्नाइट कन्वर्ट हुआ बिटुमिनस में, और बिटुमिनस कन्वर्ट हुआ एंथ्रासाइट में। तो ये एक तरह की केमिकल इक्वेशन बन गई है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि हाउ कोल इज फॉर्म, तो आप जो इसमें शुरू की जो 4-5 लाइंस हैं वो भी देंगे और साथ में ये केमिकल रिएक्शन भी देंगे, केमिकल इक्वेशन भी लिखेंगे। अब कोयला बन चुका है, कोल इज फॉर्म। अब हम थोड़ा सा 1 स्टेप अहेड चलते हैं। कोयला यानी कि कोल जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये फ्यूल के तौर पर भी यूज़ होता है। अब आपके पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया कि जी व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन या व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इसकी आंसर जो है वो एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब हम कोल को हीट करते हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन का मतलब होता है हीट करना, ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। तो जब हम कोयले को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अब टेम्परेचर जो हमने रखना है वो हमने 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है। तो जब व्हेन द कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर रेंज 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, द कोल इज converted into 3 things: solid, liquid and gas. The solid form is called as coke, C-O-K-E, coke. The liquid form is called as coal tar and the gaseous form is called as coal gas. यानी कि जब हम कोयले को हीट करते हैं एयर की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस में, टेम्परेचर हम रखते हैं 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस का, तो कोयला जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, उसकी डिस्टिलेशन हो जाती है और वो 3 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस में। अब ये जो कोल तार है ये आपको अच्छे से पता होगा, जो सड़कों पर बिछाया जाता है, ये वो होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि जब उनको हीट किया जाता है तो वो अपना बॉइलिंग पॉइंट आने पर सेपरेट हो जाते हैं। अब हम जनाब थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में कोयले के जो सोर्सेज हैं, जो कोयले के रिजर्वायर्स हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कोयले के ज़खाइर कहाँ कहाँ हैं, ज़खाइर। तो जनाब जब जोलॉजिकल सर्वे किया गया पाकिस्तान का, तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में इस वक्त 184 बिलियन टन्स कोल रिजर्वायर्स मौजूद हैं, कोयले के ज़खाइर मौजूद हैं, 184 बिलियन टन्स, यानी कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में कोयला पाया जाता है। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी जो हमारे पास कोल मौजूद है उसका 80% हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, यानी कि इतना बड़ा जो वास्ट रिजर्वायर है हमारे पास, उसका हम 80% मेजर पोर्शन उस कोल का हम कहाँ जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, लाइम किल्स में। लाइम किल्स किसे कहते हैं? ईंटों के भट्टे को कहते हैं, ठीक है। और लाइम किल्स में डेफिनेटली हम ब्रिक्स को, ईंटों को हीट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इतनी ज़्यादा तादाद में कोयला मौजूद है उसका 80% हम यूज़ कर रहे हैं ईंटों के भट्टे में, बाकी हम यूज़ करते हैं जनाब कहाँ पे, डोमेस्टिक पर्पज़ में। तो अब होना तो बेसिकली ये चाहिए कि जिस तरह बाकी दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उधर होता है कि उधर जो है वो कोयला यूज़ होता है कहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ में, ताकि पावर जनरेट की जा सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। तो पाकिस्तान में जो है वो सीरियस एफ़र्ट्स की जा रही हैं, बड़ी कॉन्शियस एफ़र्ट्स की जा रही हैं कि कोयले को जो है हम लेकर आएँ इंडस्ट्रीज़ में, कोल बेस्ड पावर जनरेटिंग प्लांट्स बनाए जाएं जिसमें कोयले को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए। तो पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, KPK हो गया, इन तमाम की गवर्नमेंट्स जो है वो कोशिश कर रही हैं कि कोयले को ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडस्ट्रीज़ में लेके आएँ ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। आपकी बुक चूँकि ओल्ड एक एडिशन है तो इसमें NWFP कहा गया है, आप उसको कट करेंगे और आप KPK यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बाय द वे टॉपिक से थोड़ा सा हट कर, वैसे कोल को अब हम तकरीबन फिनिश कर चुके हैं, लेकिन अगर मैं आपसे जनरली डिस्कस करूं तो आपको शायद पता होगा, अगर आपको करंट अफेयर से थोड़ी सी दिलचस्पी हो, थर कोल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, इफ़ यू रिमेंबर। एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर समरमन मुबारक,
उन्होंने कहा था, उन्होंने क्लेम किया था कि अगर उन्हें फ़ंड्स प्रोवाइड किए जाएं तो वो इतना ज़्यादा कोयले को यूज़ करते हुए वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, हमें पावर जो है वो दूसरे मुल्कों से बरामद करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जितने भी हमें पाकिस्तान में चाहिए वो हम खुद प्रोड्यूस, खुद जनरेट कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए उन्होंने जो है वो बाकायदा गवर्नमेंट से परमिशन ली, उन्हें परमिशन मिली। उन्होंने थर जो है वो सिंध का ही एक एरिया है, वहाँ पर उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने कोयले को यूज़ करते हुए एक इंडस्ट्री डेवलप की जहाँ पे वो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। लेकिन हुआ क्या, जो कि वही हुआ जो कि यूजुअली होता है, मशीनरी सारी पहुँच गई थर के इलाके में, काम भी शुरू हो गया। अभी आधा काम ही हुआ था कि वो जो है फंड्स की कमी हो गई और वो काम वहीं पर ही रोक दिया गया। अब वही बात है, मशीनरी वहीं हैवी खड़ी है लेकिन फंड्स की कमी की वजह से वो काम वैसे ही रुक चुका है। तो बहरहाल ये तो एक बाय द वे बात थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि कोयले को बल्कि बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं कि वो इसे इंडस्ट्रीज़ में लेकर आते हैं और इंडस्ट्रीज़ में कोयले को एज अ फ्यूल यूज़ करते हुए वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि अब तक हम इतना आगे नहीं जा सके। हमें इस चीज़ में आगे जाना चाहिए और गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली इस सिलसिले में आगे मज़ीद कोशिशें कर रही है। तो ये था सारा कुछ कोयले के बारे में, कोल के बारे में। एन इम्पॉर्टेंट सॉलिड source of organic compound, an important solid source of energy. Then we are moving towards the second source of organic compound, that is natural gas. नेचुरल गैस की डेफिनेशन क्या होगी अगर पूछ लिया जाए तो नेचुरल गैस जो है ये फ्लेमेबल गैस है, कंसिस्टिंग ऑफ लार्जली मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स। फ्लेमेबल का मतलब होता है बर्निंग गैस। डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि हमारे घरों में जो सुई गैस यूज़ हो रही है वो यही नेचुरल गैस ही है। तो नेचुरल गैस जो है वो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, स्पेशली पाकिस्तान के लिए और दूसरी कंट्रीज़ के लिए जो कि इस वक्त अंडर डेवलप्ड हैं और जहाँ पर कोयला और जो कोल और पेट्रोलियम है उनकी कमी है। नेचुरल गैस जैसे कि नाम से ही जाहिर है ये गैस है, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी कि ये इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। नेचुरल गैस का जो 80% पोर्शन है वो मीथेन पर मुश्तमिल है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसके अलावा इसमें दूसरे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तब भी नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है। अब पाकिस्तान में नेचुरल गैस कहाँ यूज़ हो रही है? डोमेस्टिक पर्पसेस में हमारे घरों में सुई गैस यूज़ हो रही है, वो यही नेचुरल गैस है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में, अब कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ में हम नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं? पावर जनरेटिंग इंडस्ट्रीज़, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेट की जाती है वहाँ नेचुरल गैस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ हो रही है, एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ हो रही है। सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रही है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी अगर इंटरेस्टिंग बात शेयर करूँ तो वो ये शेयर करूँ कि आपको एक इम्पॉर्टेंट बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि नेचुरल गैस बेसिकली ऑर्डरलेस है। व्हाट इज़ मेंट बाय ऑर्डरलेस? नेचुरल गैस की कोई स्मेल नहीं होती, ये ऑर्डरलेस है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, वही सोचेंगे कि नहीं हमें तो पता चल जाता है कि सुई गैस अगर कहीं से लीक हो रही हो तो हमें उसकी स्मेल आती है, हमें पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। तो ये क्या बात हुई कि घरों में अगर कभी गैस लीक हो तो हमें पता चल जाता है इसकी स्मेल से, और जबकि मैंने आपसे कहा कि नेचुरल गैस ऑर्डरलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। तो बिल्कुल ऐसे ही बात है, नेचुरल गैस बेसिकली ऑर्डरलेस ही है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। नेचुरल गैस जब अपने रिजर्वॉयर से, अपने ज़खायर से निकलती है तो वो ऑर्डरलेस होती है, लेकिन जब उसे घरों में या इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई किया जाता है तो उसमें हम बेसिकली एक चीज़ ऐड करते हैं और उस चीज़ के एडिशन से उसमें स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है। ये क्यों किया जाता है? ये इसीलिए किया जाता है कि नेचुरल गैस अगर कहीं से कभी लीक हो किसी घर में, किसी इंडस्ट्री में, तो उसकी स्मेल से पता चल सके कि ये लीक हो रही है। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज़ अ हाईली फ्लेमेबल गैस। तो जाहिर सी बात है अगर इस गैस की लीकेज होगी तो हमें स्मेल से पता चलेगा कि ये लीक हो रही है, अदरवाइज़ किसी बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा है। दैट्स वाई बेसिकली नेचुरल गैस ऑर्डरलेस है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन जब उसे घरों में और इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई किया जाता है तो उसमें स्मेल प्रोड्यूसिंग एजेंट शामिल किए जाते हैं ताकि कभी अगर गैस की कहीं से लीकेज हो तो उसकी स्मेल से उसे पहचाना जा सके। सो गाइस, आज के टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में। इसके बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज कहा कि वो 3 होते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इन 3 सोर्सेज जिन्हें हमने कलेक्टिवली फॉसिल फ्यूल्स भी कहा, क्योंकि ये बनते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल से। इन 3 फॉसिल फ्यूल्स में से जो 2 फॉसिल फ्यूल्स थे, जो 2 सोर्सेज थे, कोल और नेचुरल गैस, वो हमने डिस्कस कर लिए। पेट्रोलियम को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।